Namaskar, Sat Shri Akal. However you feel connected with, I am Prachi Sachdev. Welcome to my channel EduEcon. Before starting this session, I would be like to tell you that please go to the previous session first. I'll be attaching the link below. You can just go and just check there, see the whole video, and then come back here. Okay, now starting from here, 4 heads under economics. What we have studied in the last class, just the glimpse, and now we will be learning everything in detail here. Wealth first, welfare second, third scarcity, fourth growth oriented. What does wealth mean? In short, we will be learning now, and then in detail we'll be doing in this session. Wealth is about money, children. Welfare is about the help which you are offering to somebody else. In terms of health, money and anything, that sort of. Scarcity is कोई चीज की insufficiency, कमी. Okay children. Growth oriented is जो with time हम grow हो रहे हैं, हमारा business wider हो रहा है या हमारा aspect बढ़ रहा है, वो हो गया growth oriented. अब now coming down to the topic children, wealth definition. एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर अप करेंगे. वेल्थ डेफिनेशन क्या है, वेल्थ डेफिनेशन कौन दिया है, वो हम लोग स्टडी करते हैं. पहला चीज कौन दिया है, एडम स्मिथ. हमें याद रखना होगा वेल्थ डेफिनेशन इज गिवन बाय एडम स्मिथ. ये क्या बोलता है चिल्ड्रन, वेल्थ डेफिनेशन इज ऑल रिलेटेड विथ मनी. ठीक है, ये पैसों से रिलेटेड है. ये और भी कुछ चीजों से है, जैसे कि इंसान, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड या नेशन के जितने भी उनके पास एसेट्स है, जो भी वो होल्ड करता है, लाइकवाइज हाउस, गाड़ियां, कार और बॉन्ड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट में हो या रियल एसेट्स में हो या फाइनेंशियल एसेट्स में हो, ये सारा चीज जो केटर करता है, ये वेल्थ डेफिनेशन के अंदर केटर करता है. ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर ऑफ वेल्थ इन साइंस. ये बेसिकली एक स्टडी है इंसान के बारे में कि कैसे वो पैसा कमा रहा है और कैसे उस पैसे को एक्सपेंड कर रहा है. नेचर बताना है, बेसिकली ये नेचर के बारे में बात कर रहा है. साइंस ऑन प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ये एडम स्मिथ एम्फेसिस दिया है चिल्ड्रन. 3 टर्म्स यूज किया है इसने, प्रोडक्शन, ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन. ये 3 टर्म बोलता क्या है चिल्ड्रन. प्रोडक्शन बोल रहा है क्रिएट करना गुड्स और सर्विसेज को. इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज. कैसे, इनपुट को ट्रांसफॉर्म करना आउटपुट में बाय यूजिंग लेबर या रिसोर्सेज. ठीक है. ग्रोथ बोलता है चिल्ड्रन, ग्रोथ ये कह रहा है कि जो हम आउटपुट किए हैं वो उसको हम कैसे सेल आउट करें कि मेरा बिजनेस जो है एक्सपैंड करे और मेरे नेशन को और वेल्थ मिलता जाए और पैसा मिलता जाए. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है कि मनी, रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटीज को हम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें अपने नेशन में और अपने लोगों के बीच, ताकि सब कोई पैसा कमाए, सब कोई वेल्थ जनरेट करे और हमारा नेशन आगे बढ़े. यही कहना चाह रहा है. There are 3 features children. जो फीचर्स के बारे में बात किया गया है एडम स्मिथ में. अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ वो कह रहे हैं स्टडी ऑफ वेल्थ, कॉजेज ऑफ वेल्थ और इकोनॉमिक मैन. स्टडी ऑफ वेल्थ वो बताता है कि एक ऐसा स्टडी किया गया है जो सिर्फ इंसान कितना पैसा कमा रहा है और कितना वो स्पेंड कर रहा है, कैसे वो पैसा कमा रहा है और किस तरह से वो स्पेंड कर रहा है. ठीक है, बस इतना ही वो कह रहा है. नेक्स्ट बोल रहा है कॉजेज ऑफ वेल्थ, और कह रहा है कि ऐसा स्टडी करो नेशन में, कंट्री में, एक इंसान के लाइफ के लिए कि अगर वेल्थ जनरेट नहीं हो रहा है तो वो उसका रीजन क्या है, क्या रीजन है, और उसको खत्म करो और पैसा कमाओ, सिर्फ पैसा कमाओ, सिर्फ पैसा कमाओ. यही कहना चाह रहा है एडम स्मिथ के हिसाब से. थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक मैन. इकोनॉमिक मैन यहाँ पे ये है कि ये भी सिर्फ मनी माइंडेड है, सिर्फ मटेरियलिस्टिक, कि हम पैसा कमाएंगे, हम ये मटेरियल खरीदेंगे. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक आईफोन का. मेरा मन था, अगर मैंने कमाया बहुत पैसा और मैंने उसे खरीद लिया. अब वांट जो है वो तो अनलिमिटेड है. मुझे आज आईफोन चाहिए, कल मुझे कुछ और चाहिए होगा, परसों मुझे कुछ और चाहिए होगा. ऐसे ही मुझे हर दिन कुछ ना कुछ चाहिए होगा. तो हम, मेरे पास पैसा है तो हम हर दिन कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं. तो इकोनॉमिक मैन भी वही है चिल्ड्रन, कि पैसा कमाओ और खरीदो और सैटिस्फाई रहो और खुश रहो अपने लाइफ में. बस एडम स्मिथ का यही पॉइंट है. तो कुछ इकोनॉमिस्ट ने उस पे
बात मतलब सोचा समझा और कुछ कुछ क्रिटिसिज्म्स निकाले, जैसे कि सिर्फ पैसा कमाना ही लाइफ का मोटिव नहीं है। अगर आप बहुत पैसा कमा रहे हो और आपकी लाइफ में कोई हैप्पीनेस नहीं है, सिर्फ सैडनेस है, सिर्फ सॉरो है, तो वो पैसा का क्या फायदा, ठीक है। टू मच एम्फेसाइज ऑन मटेरियलिज्म, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है एडम स्मिथ ने अपनी वेल्थ डेफिनेशन में कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियल ही इंपॉर्टेंट है लाइफ को जीने के लिए, तो ऐसा नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन, नैरो व्यू है कि सिर्फ पैसा को ही मोटिव रखा गया है, सिर्फ पैसे को ही फोकस रखा गया है, और कोई चीज को भी फोकस नहीं है। जैसे हैप्पीनेस इंसान का इसमें कोई मैटर नहीं कर रहा है, इंसान सैड रहे, सॉरो रहे, बट पैसा कमाए, तो ये एक नैरो व्यू हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है चिल्ड्रन, सेकेंडरी प्लेस मैन को रख दिया गया है। पैसा को फर्स्ट प्राइमरी दे दिया गया और सेकेंडरी प्लेस किसको दे दिया गया है, आपका पैसा को, वेल्थ को। और क्या है, इग्नोर कर रहा है ये प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी। जितनी भी कमियां हो रही है इकोनॉमी में, इंसान में, वो सबको ये इग्नोर कर दिया गया है। इस वेल्थ डेफिनेशन के थ्रू इन सबको इग्नोर कर दिया गया है चिल्ड्रन। नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे वेलफेयर डेफिनेशन के बारे में, ठीक है, जो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। इस बच्चे वेल्थ डेफिनेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है, इसमें टिक लगा देते हैं। वेलफेयर डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। वेलफेयर डेफिनेशन किस इकोनॉमिस्ट ने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने। ये आपको याद करना पड़ेगा, अल्फ्रेड मार्शल जो इकोनॉमिस्ट का नाम है। ये कहता है कि जो वेलफेयर है चिल्ड्रन, ये वेल्थ भी है और वेलफेयर भी है। पैसा भी चाहिए और वेलफेयर भी चाहिए, दोनों चाहिए इसमें, वेल्थ प्लस वेलफेयर। ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। ये दो पार्ट में बात करता है, स्टडी ऑफ वेल्थ, स्टडी ऑफ मैन। स्टडी ऑफ वेल्थ के बारे में बात करें और स्टडी ऑफ वेलफेयर के बारे में बात करें। इसका मतलब ये है चिल्ड्रन कि अगर हम पैसा ही नहीं कमाएंगे ज्यादा, तो हम कंफर्ट में कैसे रहेंगे, हम अपनी लाइफ को एंजॉय कैसे करेंगे। तो दोनों ही सेगमेंट इंपॉर्टेंट है एक वेलबींग लाइफ के लिए। तो चिल्ड्रन ये कुछ कुछ फीचर्स और कुछ क्रिटिसिज्म्स के बारे में बात करता है। पहला फीचर है स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ये क्या बोल रहा है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ये हमने वेल्थ डेफिनेशन में पढ़ा था कि अगर हम पैसा कमाएंगे, हम पैसा कैसे कमा रहे हैं और कैसे कैसे उसको स्पेंड कर रहे हैं, कैसे कैसे वो खर्च कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो एस्पेक्ट्स है, सोशल एस्पेक्ट्स, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स या और डिफरेंट एस्पेक्ट है हमारे लाइफ को लेकर के, ये सबको इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। सिर्फ ये कंसिडर किया है इकोनॉमिक एस्पेक्ट को, कि इकोनॉमिक एस्पेक्ट को कंसिडर करके ही ये कह रहा है कि सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है, अगर वो रहेगा तो हम लाइफ में सब कुछ कर लेंगे, सारा चीज हमारे लिए पॉसिबिलिटी है। दूसरा है स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। ये भी प्रमोट करता है मटेरियल वेलफेयर को, पैसा कमाओ और अपना सामान जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका वांट है, वो लो और सेटिस्फाइड रहो, ठीक है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है एम्फसाइज ऑन रिक्विजिट ऑफ वेलबींग, जो हमारे डे टू डे लाइफ के लिए रिक्वायरमेंट है चिल्ड्रन, जैसे फूड, शेल्टर, खाना, मकान, है ना, रहना, कपड़ा, ये सब जो हमारा रिक्वायरमेंट है, इसको एकदम टॉप में रखा जाएगा, इसका प्रेफरेंस एकदम ऊपर होगा इस वेलफेयर डेफिनेशन के अंदर में। क्रिटिसिज्म में आते हैं चिल्ड्रन। अब जो अदर इकोनॉमिस्ट है वो क्रिटिसाइज किया है वेलफेयर डेफिनेशन को। पहला क्रिटिसिज्म ये है रिगार्डेड एज अ सोशल साइंस। जो अल्फ्रेड मार्शल है वो सोशल साइंस को रिगार्ड किया है रादर देन ह्यूमन साइंस को। ये दोनों टर्म समझते हैं पहले, सोशल साइंस क्या है, ह्यूमन साइंस क्या है। सोशल साइंस वो है जैसे एक इंडिविजुअल जो एक कम्युनिटी में रहता है, जो सब चीजों से परिचित है, सारे इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में, पॉलिटिकल इश्यूज में, एवरीथिंग्स में जो परिचित है। और दूसरा जो है ह्यूमन साइंस, वो है वंचित है, वो आइसोलेट है, वो एक कमरे में बंद है, अपना पढ़ाई कर रहा है या एक ही टर्म में फोकस कर रहा है। तो जो अल्फ्रेड मार्शल है ये सोशल साइंस को प्रमोट किया है, ना कि ह्यूमन साइंस को। इसको ह्यूमन साइंस को भी प्रमोट करना चाहिए था, ऐसा दूसरा इकोनॉमिस्ट कहता है। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, ये रॉबिन्स इस पे क्रिटिसाइज करता है, बोलता है हम कैसे क्लासिफाई करें, कैसे डिस्टिंक्शन करें इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। ये तो एकदम से इलॉजिकल है, ये अनसाइंटिफिक है, ये कैसा इल्यूजन है, ठीक है। और ये बोलता है कि कैसे हम मार्केट वेलफेयर को डिस्टिंक्शन करें, डिफरेंशिएट कर दें टोटल वेलफेयर से। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट। ये भी फोकस किया गया सिर्फ मटेरियल एस्पेक्ट पे, ना कि दूसरे एस्पेक्ट्स पे। रेस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ये भी बहुत ही नैरोअर है, रेस्ट्रिक्टेड है, ये वही।
चिल्ड्रन हमने वेलफेयर डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया है, इसमें टिक लगा देते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं स्कार्सिटी डेफिनेशन। ये एक इकोनॉमिस्ट है लायनल रॉबिन्स, इन्होंने दिया है। ये कहते हैं कि जो हमारा वांट्स है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, बट जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है। क्या कह रहा है ये? ऐसा स्टडी है science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means by having alternative uses। ठीक है, इसका मतलब ये है चिल्ड्रन कि हम मेरे पास सामान की कमी है बट हमारा वांट्स अनलिमिटेड है, तो कैसे उसी लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपने सारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। पहला फीचर क्या है चिल्ड्रन? अनलिमिटेड एंड्स। इसका मतलब क्या है कि इंसान जो है उसका जो वांट है वो तो अनलिमिटेड है। जैसे आज मुझे फोन का रिक्वायरमेंट है, कल मुझे इच्छा होगी, मुझे वांट होगा या डिजायर होगी कि मैं एक अब आईपैड ले लूं, ठीक है, उसके बाद मेरा डिजायर होगा कि मैं एक कार ले लूं। तो ऐसे तो मेरा जो वांट है वो मल्टीप्लाई होते जाएगा, तो अनलिमिटेड एंड्स है। इसका क्या है? अनलिमिटेड एंड्स है। दूसरा क्या है चिल्ड्रन? स्कार्स मीन्स। स्कार्स मीन्स का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज जो है उसमें क्या है? कमी है, रिसोर्सेज में कमी है, बट हमारा जो वांट है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। जैसे कि चिल्ड्रन हमारे पास एक लैंड है, ठीक है, एक लैंड है हमारे पास, उस लैंड में हम वीट भी उगा सकते हैं, हम वेजिटेबल्स भी उगा सकते हैं, हम चाहे तो उसमें कुछ ना उगा करके उस लैंड को यूज कर सकते हैं घर बनाने में, या हम उसको यूज कर सकते हैं हॉस्पिटल बनाने में। तो ये मेरा चॉइस है, तो हम चाहे तो उसका ऑल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं। तीसरा क्या है? चॉइस। तो ये मेरा चॉइस है कि या तो हम उगाए या हम उसको हॉस्पिटल बना के सेल आउट कर दे, या हम उसको रेंटल बेसिस पे दे दे। ये मेरा चॉइस है चिल्ड्रन। दीज आर द फीचर्स ऑफ स्कार्सिटी डेफिनेशन। अब हम क्रिटिसिज्म पे बात करते हैं। कहता है कि नैरो व्यू है इकोनॉमिक्स का। जो दूसरे इकोनॉमिस्ट है ये कहते हैं कि व्यू बहुत नैरो है, सिर्फ स्कार्सिटी के बेसिस पे हम पूरा इकोनॉमिक्स को जज नहीं कर सकते हैं। दूसरा कहता है रेस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर को इतना रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है बच्चे कि दूसरे इकोनॉमिकल इश्यूज पे फोकस ही नहीं है। जैसे क्या हो सकते हैं इकोनॉमिकल इश्यूज? सोचो जरा। जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, सही समझा बच्चे, अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि इनकम डिटर्मिनेशंस, इकोनॉमिक का ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये सब चीजें हैं बच्चे। वो सब चीज से फोकस पूरा ही हटा दिया गया है। दूसरा क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में नॉट ऑलवेज अराइज फ्रॉम स्कार्सिटी। सिर्फ कमियों की वजह से इकोनॉमिक में प्रॉब्लम्स नहीं आ सकता, अबंडेंस की वजह से भी आ सकता है। जैसे कोई प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है जिसकी यूसेज उतनी नहीं है, बट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो वो क्या है? वो भी एक इश्यू इकोनॉमिकल टर्म्स में आ सकता है। फिर क्या है? इकोनॉमिक एज अ साइंस। इकोनॉमिक को सिर्फ एज अ साइंस कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये क्रिटिसिज्म है चिल्ड्रन। एज अ साइंस के साथ एज एन आर्ट भी कंसिडर किया जाएगा। नाउ डेज चिल्ड्रन, दीज डेज व्हाट हैपन, सिर्फ हम इकोनॉमिक लॉ फॉर्मुलेशन पे नहीं चलते। अगर इकोनॉमिकल कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है तो उसके सोल्यूशंस पे भी बिलीव करते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करें और लाइफ में आगे ग्रो करें। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चिल्ड्रन ग्रोथ ओरिएंटेड के बारे में। ये सेशन थोड़ा लंबा हो रहा है, आई अंडरस्टैंड, बट लेट्स कंप्लीट दिस। चिल्ड्रन स्कार्सिटी डेफिनेशन हमने पढ़ लिया है, इसमें टिक लगा देते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड का डेफिनेशन। ये किसने दिया है? पॉल ए सैमुअल्सन ने दिया है। ये क्या कहता है बेसिकली, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल और सोसाइटी choose with or without the use of money to employ the scarce productive resources which have alternative resources। शुद्ध में समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। जो कह रहा है पीपल या सोसाइटी, ये एक ऐसा स्टडी है जिसमें पीपल या सोसाइटी अपने या पैसा के विथ मनी या विदाउट मनी लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कैसे ऑल्टरनेटिव यूजेस करता है, ताकि इससे इंडिविजुअल का भी ग्रोथ हो और नेशन का भी ग्रोथ हो। ठीक है, ये बेसिकली बताता है कि कैसे हमारे नेशन का ग्रोथ होगा। फीचर्स क्या है चिल्ड्रन? फीचर्स एम्फसाइज ऑन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये एम्फसाइज करता है वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में, चाहे वो स्कार्स रिसोर्सेज हो या चाहे वो अनलिमिटेड वांट्स हो। ये सबको देखता है, सारे प्रॉब्लम्स को देखता है और उस पर काम करता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है चिल्ड्रन? ये बताता है, ये बोलता है कि जैसे हमारा वांट मल्टीप्लाई हो रहा है डे टू डे, ठीक है, आज हमें कुछ चाहिए, कल हमें कुछ और, परसों हमें कुछ और, तो उसी तरह से हमारा जो रिसोर्सेज है वो भी विथ टाइम ग्रो होना चाहिए, वो भी विथ टाइम इंक्रीज होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है इसका, ठीक है, इसका जो एस्पेक्ट है, पर्सपेक्टिव है, वो फ्यूचर ओरिएंटेड है।
तीसरा क्या है चिल्ड्रन, डायनामिक अप्रोच। इसका जो अप्रोच है वो डायनामिक है, मतलब हर तरह से है। वो इकोनॉमिकल सेगमेंट में भी देखता है, वो वेल्थ के, वो पॉलिटिकल सेगमेंट में भी देखता है। ये बेसिकली चिल्ड्रन सारे सेगमेंट को फोकस कर। यूनिवर्सल प्रॉब्लम क्या कहता है बच्चे, यूनिवर्सल प्रॉब्लम कहता है कि जो रिसोर्स एलोकेशन है वो क्या है, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो। ठीक है चिल्ड्रन, कॉम्प्रिहेंसिव में आते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव में ये कहता है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड के साथ साथ क्या है, फ्यूचर ओरिएंटेड भी है। ठीक है, जो सैमुअल्सन है ये बेसिकली एल्फ्रेड मार्शल जो वेलफेयर डेफिनेशन लिखे हैं, और स्कार्सिटी जो आपका रॉबिन्सन्स लिखे हैं, ये इसको भी इसमें इंक्लूड करता है। ये कहता है कि वेलफेयर भी जरूरी है और स्कार्सिटी भी जरूरी है, ये दोनों एस्पेक्ट में सोचता है। और आपको बच्चे याद होगा मैंने अभी ही कहा है, वेलफेयर में वेल्थ भी इंक्लूडेड है, वेल्थ प्लस वेलफेयर। ओके चिल्ड्रन, लास्ट पॉइंट क्या है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। ये इकोनॉमिक में ब्रॉडर एस्पेक्ट पे सोचता है और उस पर काम करता है। जैसे ब्रॉडर एस्पेक्ट क्या हो सकता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपका प्रोडक्शन, आपका सेल या कुछ भी, ये सारा चीजें आपका इस पे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आता है। थैंक यू चिल्ड्रन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, समझ आया होगा, ये लेक्चर आपके लिए एफिशिएंट हुआ होगा। अगर आपको समझ आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।